कैसे हैं आपसे। उम्मीद करता हूं इस लॉकडाउन पीरियड में सेफ होंगे और अपने स्टडीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एडिशन पॉलीमर क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसके क्लासेस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा था। आपको ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिंथेसिस के बेसिस पर, उनके बनाने के प्रोसेस के बेसिस पर, सिंथेसिस के बेसिस पर, सिंथेसाइज करने के बेसिस पर हम लोग पॉलीमर को 2 टाइप में क्लासिफाई किए थे। एक था हम लोग का एडिशन पॉलीमर और दूसरा था हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका सेकेंड पार्ट, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर और वी कैन से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। तो रफ में स्टूडेंट समझे इस बात को कि जब दो सेम और डिफरेंट टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब दो सेम और डिफरेंट टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक बड़े मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं along with byproduct, then such type of reaction is known as condensation reaction। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल, जब दो सेम और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके, कंबाइन करके बाई प्रोडक्ट के साथ एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे एज द मेन प्रोडक्ट, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द कंडेंसेशन रिएक्शन। और अगर आप कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब समझ गए हैं तो आप कंडेंसेशन पॉलीमर को भी आप समझ सकते हैं। बस आप मेरे हाथ के एक्टिविटी को, मेरे हैंड के एक्टिविटी को आप गौर करेंगे। जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों, अगर वो आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं along with byproduct, then such type of polymer is known as condensation polymer and the process is known as the condensation polymerization। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों, अगर वो आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं बाई प्रोडक्ट के साथ साथ, then this polymer is known as the condensation polymer and the process of formation of condensation polymer is known as the condensation polymerization। आप इस बात को समझेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देखा उसी को हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, लिख लेते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स, मैंने अभी भी बोला था आपको, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। और आखिर इस मोनोमर्स में डिफरेंस क्या है? उसके फंक्शनल ग्रुप में। अच्छा, मोनोमर के पास क्या होना चाहिए? विथ बाई फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप दोनों मोनोमर में अलग होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि उससे जो पॉलीमर बनेगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं नाइलॉन 6,6। ये जो पॉलीमर है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर एंड नाइलॉन 6,6 पॉलीमर is formed from 2 different type of monomer and the name of monomer is hexamethylene diamine plus adipic acid। तो ये आप देख सकते हैं इनके नाम भी अलग अलग है, मतलब हम लोगों ने 2 डिफरेंट टाइप का पॉलीमर मोनोमर लिया है और इनको कंबाइन करके हम ये पॉलीमर बनाने वाले हैं नाइलॉन 6,6। तो सबसे पहले हम लोग इस मोनोमर पे फोकस करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं, CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं और CH2 को हम लोग मिथाइलिन कहते हैं। और इस मिथाइलिन को हमको कितने टाइम्स लेना है? यहाँ लिखा हुआ है हेक्सा, मतलब इस मिथाइलिन को हमको 6 टाइम लेना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2 का होल 6, where 6 stand for the word, 6 stand for the word hexa and CH2 stand for the word methylene। उसके बाद लिखा हुआ है डाईएमीन, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप और प्रेजेंट हैं और एमीन फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है NH2। तो ये जो 6 कार्बन यहाँ पर अरेंज है, उसके लास्ट एंड में हम एक एमीन ग्रुप को जोड़ देते हैं और फर्स्ट एंड में एक एमीन ग्रुप को जोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं टेल वाले पर हमने एक एमीन को जोड़ दिया और हेड वाले कार्बन पर हमने एक एमीन को और ऐड कर दिया।
अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग इस एडिपिक एसिड के बारे में कि ये एडिपिक एसिड क्या होता है। तो एडिपिक एसिड का अगर आप यूपैक नेम देखेंगे तो इस एडिपिक एसिड का यूपैक नेम होता है हेक्सा 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, और 6 कार्बन में से जो फर्स्ट कार्बन है और 6th कार्बन है उस पर आपको फंक्शनल ग्रुप लगाना है जो कि आपका ओइक एसिड होना चाहिए। और ओइक के लिए तो आप जानते हैं कि ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का आप फॉर्मूला भी जानते होंगे C OOH ग्रुप। मतलब इस कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को हमको फर्स्ट और 6th कार्बन पर ऐड करना है, और उस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए, जिसके फर्स्ट और 6th कार्बन पर आपके टोटल 2 ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH ग्रुप होना चाहिए। इसी को हम लोग कॉमन नेम में एडिपिक एसिड कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 6 कार्बन ले लिया, 6 कार्बन में से 4 कार्बन को फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके हमने इसको CH2 का होल 4 लिखा। अब मेरे पास रिमेनिंग 2 कार्बन बचे हुए हैं, तो एक को मैंने टेल बना दिया और एक को मैंने हेड बना दिया। इसको मैंने कहा फर्स्ट और इसको मैंने कहा लास्ट। ये फर्स्ट हो गया और ये 6th हो गया। 1 + 4 5 और 5 + 1 6, तो ये 6th वाला कार्बन है और ये फर्स्ट वाला कार्बन है। तो ये फर्स्ट वाले कार्बन पे मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दिया, और 6th वाले कार्बन पर भी मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप को अरेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि 2 मोनोमर्स हैं, और उन 2 मोनोमर्स में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है। तो हम लोग यही बोला था कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर विद बाई फंक्शनल ग्रुप जब आपस में कंबाइन करेंगे, तो चलें हम इसको कंबाइन करते हैं। हमने क्या किया कि 553 केल्विन पर इनको हीट करना शुरू किया। तो जब हमने इतने हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पर हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं H2O होता है, और H2O मॉलिक्यूल को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो H+ और OH- आयन होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से रिलीज हो गया तो क्या बचा, NH2, यहां पर NH2, और यहां पर हेक्सामिथाइलिन NH यहां रिमेनिंग रहा। फिर अब चलिए तो रिलीज होकर बाहर चला गया, और आप देख सकते हैं यहां पर CO एंड देन CH2 का होल 4, और ये हो गया COOH। ये रहा आपका मिडिल पोर्शन से आपने यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया। अच्छा आप देखें इसके आगे फिर इसी तरीके से हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन अरेंज है, और इसके आगे आपका एडिपिक एसिड अरेंज है। मतलब हेक्सामिथाइलिन और एडिपिक एसिड अल्टरनेट मैनर में एन टाइम अरेंज है। मतलब इसके पीछे फिर हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, उसके पीछे एडिपिक एसिड, उसके पीछे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, तो ये अल्टरनेट मैनर में ये अरेंज है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो लास्ट में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अपने आगे में रहने वाले हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के रिमूव हो जाएगा। तो यहां से निकल गया OH और यहां से निकल गया आपका H, तो यहां से फिर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से गया और एक H और OH मतलब यहां से रिमूव हुआ, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में कंबाइन करके ये पॉलीमर का फॉर्मेशन किए हैं, और इस पॉलीमर का नाम है आपका नाइलॉन 6 इस पॉलीमर। आपने देखा कि 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन किए, और साथ ही साथ वहां पर बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल भी बना। तो जब 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में कंबाइन करके बाई प्रोडक्ट के साथ साथ एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब यहां से स्टूडेंट कुछ और बात आप समझेंगे ध्यान से। देखिए एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर को हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एरो मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट से भी पहचान सकते हैं। समझना, ये ट्रिक के फॉर्म बता रहे हैं। अगर मोनोमर में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो आप बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर है, लेकिन अगर मोनोमर में आपको फंक्शनल ग्रुप की जगह अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वो एडिशन पॉलीमर होगा। अब आ जाओ इस एरो पे, अगर इस एरो के ऊपर आपको पेरोक्साइड लिखा हुआ दिखता है तो वो एडिशन पॉलीमर होगा, लेकिन अगर सिर्फ टेम्परेचर है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। अब आ जाओ आप इस मेन प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मेन प्रोडक्ट में आपको अमाइड फंक्शनल ग्रुप या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप COOR ईस्टर CONH2 इज द अमाइड फंक्शनल ग्रुप,
अगर मेन प्रोडक्ट में आपको अमाइड या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, और किसी तरह का कोई ये दोनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखता है तो वो एडिशन पॉलीमर होगा। और आप देख सकते हैं CONH अमाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये जो पॉलीमर होगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। और आप बाई प्रोडक्ट को देख के भी पहचान सकते हैं, अगर कुछ बाई प्रोडक्ट जैसे वाटर, अल्कोहल, अमोनिया कुछ भी बना हुआ है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर रहा होगा, और अगर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना है तो वो एडिशन पॉलीमर होगा। मैं जल्दी से मैं फिर से आपको सीक्वेंस में रिवाइज करवा देता हूं, आप समझना बात को। आप 4 डिफरेंट तरह से आप पता कर सकते हैं कि हमने एडिशन पॉलीमर बनाया है कि कंडेंसेशन पॉलीमर बनाया है। अगर आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एडिशन पॉलीमर है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो एडिशन पॉलीमर होगा, और अगर एरो के ऊपर आपका हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर आपका कोई मेन प्रोडक्ट में पॉलीमर में अगर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है तो एडिशन पॉलीमर है, लेकिन अगर आपके मेन प्रोडक्ट में पॉलीमर में अमाइड या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है तो वो एडिशन पॉलीमर होगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट जैसे वाटर, अल्कोहल और अमोनिया बना हुआ है तो वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन करता हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे आपने एक मोनोमर लिया तो यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हुआ, तो इस 2 वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 H2। अच्छा, अगर मैं फिर से इसका एक यूनिट और इसका एक यूनिट और ले लूं तो मेरे पास अब दो मोनोमर हो गए। तो एक वाले से 2 वाटर मॉलिक्यूल, फिर अगले वाले से फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब अगर मैं जब 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो यहाँ से 4 वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 H2O, 4 वाटर मॉलिक्यूल। समझे इस बात को। अगर मैं इसका 3 यूनिट लूं और इसका भी 3 यूनिट लूं तो एक यूनिट से 2 वाटर मॉलिक्यूल, फिर दूसरे यूनिट से फिर और 2 वाटर मॉलिक्यूल, फिर तीसरे यूनिट से और 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जब मैं 3 मॉलिक्यूल लेता हूं तो वहां पर 6 मॉलिक्यूल वाटर निकलता है, 6 मॉलिक्यूल वाटर निकलता है, 6 मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। समझना बात को। अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट लिया तो 2 × 1 H2O, अगर मैं यहाँ पर 2 यूनिट लिया तो 2 × 2 H2O, अगर मैं यहाँ पर 3 यूनिट लिया तो 2 × 3 H2O, अगर मैं इसका यहाँ पर n यूनिट ले लेता हूँ, n मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, इसका n मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो उससे जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा वो हो जाएगा 2 × n H2O। इसीलिए बुक्स वगैरह में लिखा हुआ रहता है कि जो बाई प्रोडक्ट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है वो है 2n H2O। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इस नायलॉन 6 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूं, आप ध्यान से समझना इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। 1935 में ये पहली बार इस पॉलीमर का सिंथेसिस हुआ था। सबसे पहली बार न्यूयॉर्क में बनाया गया था और लंदन में ट्रांसपोर्ट किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। इसको बेचने के पर्पज से, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लंदन में से ट्रांसपोर्ट किया गया था मार्केटिंग पर्पज से। तो नायलॉन में बनाया गया, लंदन में बेचा गया, तो इस पॉलीमर का नाम इसी 2 सिटीज के नाम पर पड़ गया कंबाइन करके, और इसका नाम हो गया नायलॉन। अब बात आता है कि इसके नाम में 6 क्यों है, क्योंकि अगर आप इसके मोनोमर पे गौर करेंगे, हेक्सामिथाइलिन, डायमीन और एडिपिक एसिड के स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेक्सामिथाइलिन डायमीन में 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी 1 + 4 5 5 1 6, एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है और हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी आपका 6 कार्बन है। तो आपने जो 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर लिया तो वो 6 कार्बन कंटेन कर रहा है, इसीलिए इसके नाम में लिखा गया है 6। न्यूयॉर्क में बनाया गया, लंदन में बेचा गया, तो नाम पड़ गया उसी 2 सिटीज के नाम पर पड़ गया नायलॉन। 2 मोनोमर जो डिफरेंट टाइप के यूज कर रहे हैं वो हो गया आपका 6 कार्बन कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये आपका 6 और 6 लिखा गया है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि जब मोनोमर्स में फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। जब मेन प्रोडक्ट में आपका अमाइड या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और अगर यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। इस एरो के ऊपर अगर आपका सिर्फ हाई टेम्परेचर दिख रहा है तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर को स्ट्रक्चर से, उसके सिंथेसिस के मेथड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और याद करो मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा था, सिंथेसिस के बेसिस पर हम 2 तरह के पॉलीमर को क्लासिफाई कर रहे हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। और मैंने इस तरीके से आपको दोनों के सिंथेसिस को बताकर मैं दोनों के डिफरेंस को क्रिएट यहां पर कर दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक। तो स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन पॉलीमर डेफिनेशन को समझने के बाद और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को डेफिनेशन को समझने के बाद बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल नायलॉन 6 अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में देखते हैं। आप जरा इसे नोट करेंगे। देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर के जो मोनोमर होंगे
मोनोमर होंगे, इट विल कंटेन द बाई फंक्शनल ग्रुप। मतलब मोनोमर देख के भी आप पॉलीमर को पहचान सकते हो कि वो एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। और इसीलिए एग्जामिनर आपके एग्जाम में हर पॉलीमर का आपसे मोनोमर पूछता है। मतलब अगर पॉलीमर चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ द पर्टिकुलर गिवन पॉलीमर। मतलब जो पॉलीमर वो लिख के दिया है उसका मोनोमर बताना है। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट को मोनोमर पता है, उसका स्ट्रक्चर पता है, तो डेफिनेटली उसे ये भी पता होगा कि वो एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। शर्त है कि वो चैप्टर को रटा हुआ नहीं हो, सम कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं, पहला पॉइंट, कि अगर आप मोनोमर को देखेंगे और उस मोनोमर में आपको फंक्शनल ग्रुप अगर दिखता है तो देन डेफिनेटली द पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम सच टाइप ऑफ मोनोमर विल बी द कंडेंसेशन पॉलीमर। पॉइंट नंबर 2, इनिशिएटर जैसे पेरोक्साइड। जैसे मैंने क्या किया था कल जब आपको एडिशन पॉलीमर पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर पेरोक्साइड लिया था, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड। तो इस तरह के पेरोक्साइड हम लोग यूज करते हैं एडिशन पॉलीमर को बनाने के लिए, जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। मतलब वहां इनिशिएटर का जरूरत होता है, लेकिन इनिशिएटर आर नॉट रिक्वायर्ड। इनिशिएटर आर नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है वो आयंस की हेल्प से बन जाता है। वो जो दो पॉलीमर है वो दोनों पॉलीमर में रहने वाला फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो नेचर वाइज अपोजिट होता है। जैसे अभी हम लोगों ने नाइलॉन 6,6 लिया था तो एडिपिक एसिडिक नेचर का था और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन बेसिक नेचर का था। तो उनके आयंस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जो कि एक कैटलिस्ट का ही काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसमें किसी तरह का इनिशिएटर का जरूरत नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडेंसेशन पॉलीमर में नो बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नो बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कोई बाई सॉरी इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर में बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बाई प्रोडक्ट इसमें ऐसे लिखता हूं फिर से कि बाई प्रोडक्ट लाइक वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया इज फॉर्म। बाई प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल, वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया इज फॉर्म। किस केस में? कंडेंसेशन पॉलीमर में। अभी जो मैंने लिखा था वो क्या था? एडिशन पॉलीमर के केस में किसी तरह का बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में या तो वाटर बन सकता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, या तो अल्कोहल बन सकता है, या तो अमोनिया यहां पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन सकता है। और यही वजह है कि जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर में शॉर्ट में लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट जो पॉलीमर का होता है is not integral multiple of the integral multiple of molecular weight of monomer। मोनोमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका मल्टीपल नहीं होता है पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि कुछ मास जो है उसका लूज हो जाता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसमें से कुछ मास रिलीज हो गया बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जो मास रिलीज हो गया, इस कारण से जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो अपने मोनोमर के वेट का मल्टीपल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, आपने देखा था कि मैंने पहले स्टेप में मिडिल पोर्शन से वाटर मॉलिक्यूल निकाला था और फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था कि टर्मिनल एंड से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला था। तो स्टेप बाय स्टेप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था और चेन आपस में कंबाइन कर रहे थे। तो ये जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा नाम जो है वो है आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो कल मैंने बताया था कि एडिशन पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना था, लेकिन आज जब मैंने कंडेंसेशन पॉलीमर बनाया तो मैंने आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट किया, जहां नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव था और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था, और सिमिलरली एसिड में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था और हाइड्रोक्सी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव था। तो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हुए पहले, तब जाके वो कंबाइन किए, तो वो आयनिक मैकेनिज्म मेथड से बनता है। कंडेंसेशन
कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है वो फॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ आयनिक मैकेनिज्म। एंड पॉइंट नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने इसके एग्जाम नायलॉन 6 के फॉर्मेशन को समझा होगा तो मैंने 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर लिया था। और याद करें हमारा पहला लेक्चर हमने जहां पर होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर डिस्कस किया था, मैंने वहां बताया था कि अगर कोई पॉलीमर सेम टाइप के मोनोमर के मिलने से बन रहा है तो उसे हम होमोपॉलीमर कह रहे थे। लेकिन अगर कोई पॉलीमर डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बन रहा है, डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बन रहा है, तो वैसा बनने वाला पॉलीमर कोपॉलीमर था। तो आज जब हमने कोपॉलीमर का फॉर्मेशन देखा तो उसमें मैंने एक तरफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन लिया था और एक तरफ एडिपिक एसिड लिया था, मतलब मैंने 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर लिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर में 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज होता है, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है वो कोपॉलीमर होता है, कोपॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है स्टूडेंट वो कोपॉलीमर होता है। लेकिन एक्सेप्शन है यहां भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है दैट इज नायलॉन 6, जिसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 6 इकलौता ऐसा कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कि आपका कोपॉलीमर नहीं है, ये होमोपॉलीमर है। नायलॉन 6 इसमें सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर यूज होता है, कैप्रोलैक्टम एक ही तरह का मोनोमर यूज होता है, इसीलिए ये होमोपॉलीमर है। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो बाकी जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर हैं वो सब के सब आपके कोपॉलीमर हैं। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहां से ऊपर में मिटा रहा हूं ताकि स्पेस खाली हो जाए, तो मैं एक पॉइंट आपको लिख सकता हूं। एडिशन पॉलीमर को हमने 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया था, तो कंडेंसेशन पॉलीमर को भी हम लोग 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये है आपका पॉली ईस्टर, एक है आपका पॉलीअमाइड, और थर्ड है आपका फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। फॉर्मल्डिहाइड रेसिन मतलब अगर पॉलीमर में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर कंडेंसेशन पॉलीमर में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसे पॉली ईस्टर कहेंगे। अगर कंडेंसेशन पॉलीमर में अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो पॉलीअमाइड कहेंगे। और अगर कंडेंसेशन पॉलीमर को बनाने में एक मोनोमर आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा तो इस तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड रेसिन कहेंगे। और पॉली ईस्टर का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल होगा आपका टेरिलीन और गिब्रेलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मेशन को, मैकेनिज्म को, सब कुछ। और पॉलीअमाइड का अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। और अगर स्टूडेंट फॉर्मल्डिहाइड रेसिन का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेकलाइट एंड मेलामाइन। तो इस तरीके से हमने समझा कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया कि आप मोनोमर को देखो, एरो को देखो, मेन प्रोडक्ट को देखो और बाई प्रोडक्ट को देखो, आप देख के खुद भी बता सकते हो कि एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि ये मैंने समझा या नहीं समझा, और नहीं तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर मोनोमर में अनसैचुरेशन है तो एडिशन पॉलीमर, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो कंडेंसेशन पॉलीमर। एरो में अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ, एरो के ऊपर अगर पेरोक्साइड है तो एडिशन पॉलीमर, सिर्फ टेम्परेचर है तो कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर जो बने हुए पॉलीमर में अमाइड या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है बने हुए पॉलीमर में तो वो एडिशन पॉलीमर है। अगर बाई प्रोडक्ट नहीं है तो एडिशन पॉलीमर है, और बाई प्रोडक्ट अगर है तो वहां पर वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। और इस तरीके से हम लोग अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि वी कैन डिफरेंस, अगर दोनों टॉपिक को समझने के बाद, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर को डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद, अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एडिशन पॉलीमर एंड द कंडेंसेशन पॉलीमर। So students, now let us discuss a very important question of this chapter, that is, what is the difference between the addition polymer and the condensation polymer? I am repeating my question. What is the difference between the addition polymer and condensation polymer? तो चले आप बारी बारी सारे पॉइंट्स को सुनेंगे। मैं नोट्स में लिख के दे चुका हूं इसको, बट फिलहाल अभी आप सिर्फ मेरे साथ सुनेंगे और डिस्कस करेंगे साथ साथ। एडिशन पॉलीमर के जो मोनोमर्स होंगे वो या तो अल्कीन होंगे या उसके डेरिवेटिव्स होंगे, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर के जो मोनोमर होंगे इट कंटेन बाई फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप रखने वाले होंगे। फर्स्ट पॉइंट तो यही है। सेकेंड पॉइंट है कि एडिशन पॉलीमर जो है वो उसमें मोनोमर आपस में जुड़कर, कंबाइन होकर, ज्वाइन होकर
एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, तो मोनोमर रिपीट होते जाते हैं, इसीलिए एडिशन पॉलीमर को हम लोग कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। और इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर में बाई प्रोडक्ट रिमूव होते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और चेन का लेंथ बढ़ते चला जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप बाई प्रोडक्ट रिमूव होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। पॉइंट नंबर थर्ड, इनिशिएटर like peroxide are used। पेरोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं इस पॉलीमर को बनाने के लिए, और इसमें हम कह सकते हैं किसी तरह का कोई इनिशिएटर का हम लोग को यूज नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर फोर्थ, यहां पर किसी भी तरह का बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट कंडेंसेशन पॉलीमर में, तो बाई प्रोडक्ट लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। और बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है तो किसी तरह का मास का भी लॉस नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज इंटीग्रल मल्टीपल। और यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनने के कारण से कुछ मास का लॉस हो जाता है, और इसलिए कहते हैं बाई प्रोडक्ट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द या एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोनोमर। पॉइंट नंबर 6, एडिशन पॉलीमर जो होते हैं वो होमोपॉलीमर्स होते हैं। एडिशन पॉलीमर जो होते हैं वो होमोपॉलीमर होते हैं, एक्सेप्ट, यहां भी एक्सेप्शन था जो मैंने डिस्कस किया था और आज भी करूंगा, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन को छोड़ दें तो जितने भी एडिशन पॉलीमर हैं वो सब का सब एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बनता है, मतलब एडिशन पॉलीमर होमोपॉलीमर होता है। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप के, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बनता है, मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर को पॉलीमर होते हैं। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है आपका नाइलॉन 6। और फिर इसके लास्ट के एग्जांपल में लिख देते हैं कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफलॉन, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, बहुत सारे हैं, ब्यूना एन रबर, और PAN पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। और इधर अगर बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर में तो टेरिलीन, ग्लिप्टल, बहुत सारे यहां भी हैं, टेरिलीन, ग्लिप्टल, नाइलॉन 6, बेकलाइट, मेलामाइन, these are the example of condensation polymer. So in this way we can differentiate between the addition polymer and the condensation polymer, and from the examination point of view ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने अभी एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर का डिफरेंस को देख लिया, तो मैं वापस आता हूं एडिशन पॉलीमर की तरफ, और एक एक करके मैं एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल और कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल को डिस्कस करूंगा विथ देयर मोनोमर, इनिशिएटर एंड यूज। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले एडिशन पॉलीमर से। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, द एडिशन पॉलीमर आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस, और ये डिवीजन किस बेसिस पर किया गया है कि आपने उस एडिशन पॉलीमर को बनाने के लिए आपने मोनोमर क्या लिया, तो मोनोमर के बेसिस पर अब एडिशन पॉलीमर को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। और वो 4 डिफरेंट क्लासेस क्या हैं, इसके 4 डिफरेंट क्लासेस क्या हैं स्टूडेंट्स, आप यहां देखेंगे तो ये जो पहला है आपका पॉली अल्कीन्स, मतलब ऐसे पॉलीमर जिसके मोनोमर जो होंगे वो अल्कीन होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे एडिशन पॉलीमर जिसके मोनोमर अल्कीन होंगे, तो वैसे एडिशन पॉलीमर को एक स्पेसिफिक, एक खास नाम दिया गया है, दैट इज पॉलीअल्कीन। द सेकेंड वन इज पॉली हेलोअल्कीन, मतलब वैसे एडिशन पॉलीमर जिसके मोनोमर जो होंगे वो हेलोअल्कीन होंगे।
तो वैसे एडिशन पॉलीमर को नाम दिया गया है पॉली हेलो अल्कीन। पॉइंट नंबर थर्ड या डिवीजन नंबर थर्ड, क्लासेस के बेसिस पर डिवीजन नंबर थर्ड, पॉली डाइंस मतलब ऐसे एडिशन पॉलीमर जिसके मोनोमर जो होंगे वो अल्कीन होंगे, बट दैट मोनोमर कंटेन टू डबल बॉन्ड। डाई मीन्स टू, इन मीन डबल बॉन्ड, मतलब मोनोमर विल बी अल्कीन बट दैट अल्कीन विल कंटेन, दैट मोनोमर विल कंटेन टू डबल बॉन्ड, तो इसको कहेंगे पॉलीडाइंस। और फोर्थ नंबर में है आपका पॉलीअक्राइलेट। पॉलीअक्राइलेट 8, the suffix 8 indicates या फिर हम 8 indicates ईस्टर। और अक्राइलेट जो यहां पर वर्ड है ये डिराइव किया गया है अक्राइलिक एसिड से। अक्राइलिक एसिड, अब अक्राइलिक एसिड क्या होता है मैं थोड़ा सा रफ में आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे ये मैंने ले लिया इथीन, 2 कार्बन है तो 8 डबल बॉन्ड है तो इथीन। मैंने एक ये मॉलिक्यूल लिया इथीन, इसमें से या तो हेड वाले कार्बन से या तो टेल वाले कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, तो हाइड्रोजन को हटाया तो आपका एक फ्री वैलेंसी जनरेट हो गया। तो इसी ग्रुप को कल हम लोगों ने कहा था कि ये विनाइलिक ग्रुप है। और अगर इस विनाइलिक ग्रुप में अगर आप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो इसे हम कहेंगे अक्राइलिक एसिड। तो वैसे एडिशन पॉलीमर जिसके मोनोमर जो होंगे वो अक्राइलिक एसिड होंगे तो उसे हम पॉलीअक्राइलेट कहेंगे। 2 डबल बॉन्ड रखने वाले अल्कीन होंगे तो वैसे एडिशन पॉलीमर को पॉलीडाइंस कहेंगे। और ऐसे एडिशन पॉलीमर जिसके मोनोमर हेलो अल्कीन होंगे तो ऐसे एडिशन पॉलीमर को पॉलीहेलो अल्कीन कहेंगे। और वैसे एडिशन पॉलीमर जिसके मोनोमर जो होंगे वो आपका अल्कीन होंगे तो ऐसे एडिशन पॉलीमर को हम लोग पॉली अल्कीन कहेंगे। और मैंने आपको कल पॉलीमर का नाम लिखते समय एक ट्रिक भी बताया था कि पॉलीमर का नाम लिखने के लिए आप पॉली प्लस मोनोमर ये 2 वर्ड का यूज करेंगे। तो मोनोमर तो आपके नाम में ही दिख रहा है, अगर मोनोमर अल्कीन है तो ऐसे एडिशन पॉलीमर को पॉली अल्कीन, अगर मोनोमर आपका हेलो अल्कीन है तो ऐसे एडिशन पॉलीमर को पॉली हेलो अल्कीन, अगर मोनोमर आपका अल्कीन है विथ 2 डबल बॉन्ड देन ऐसे एडिशन पॉलीमर को पॉलीडाइन। और अगर आपका पॉलीमर अक्राइलिक एसिड है तो ऐसे एडिशन पॉलीमर को हम लोग पॉलीअक्राइलेट कहते हैं। और बारी बारी से इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप का जो क्लास देखा वो था हम लोग का पॉलीअल्कीन। तो पॉलीअल्कीन में क्या है भाई, सबसे पहले मोनोमर देखना है। जो मोनोमर है वो अल्कीन है एंड द स्मॉलेस्ट अल्कीन इज इथीन। अगर अल्कीन में इथीन हो गए तो पॉलीइथीन कहेंगे इसे हम लोग। मोनोमर इनिशिएटर जो लेना है, मतलब जो रिएक्शन को पॉलीमर के फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा, जो इनिशिएटर लेना है वो लेना है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो मोनोमर बता दिया मैंने आपको, इनिशिएटर बता दिया आपको। और इसी में मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें जो इसके एग्जांपल होंगे वो एग्जांपल होंगे आपके पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइरीन। मैं पहले स्टूडेंट्स इसको डिस्कस कर देता हूं, इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको कल बता दिया था। मैं पहले हल्का सा मैं इसको एग्जांपल समझा देता हूं। इसमें मोनोमर क्या है, इथीन। इथ मीन्स 2 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4, बट दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट 2 वैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब 2 वैलेंसी अभी भी अनसेटिस्फाइड है तो हाइड्रोजन ऐड कर दो। इसके भी 2 वैलेंसी अभी भी अनसेटिस्फाइड है तो आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ये क्या बन गया आपका इथीन। और पॉलीमर बनाने के लिए ऐसे मुझे 100 या 100 ज्यादा मॉलिक्यूल लेना होगा तो मैं मान लेता हूं इसके n मॉलिक्यूल है। इनिशिएटर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मैं पॉलीमर का फॉर्मेशन करूंगा। और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को यहां से डिसोसिएट करते हैं और पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे तो 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड को हम हेड वाले कार्बन पर इंडिकेट करेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड को हम टेल वाले कार्बन पर इंडिकेट करेंगे। तो ये रहा CH2, ये रहा CH2, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, पाई बॉन्ड तो डिसोसिएट कर गया है।
तो अब जो एक पाई बॉन्ड के डिसोसिएट होने के बाद दो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो एक सिग्मा को मुझे दिखा देना है हेड वाले कार्बन के पास और एक सिग्मा बॉन्ड को मुझे दिखा देना है टेल वाले कार्बन के पास, और इसे n टाइम रिपीट कर देना है। अब जहां तक नाम का बात आया तो पहले मोनोमर का नाम देखो, मोनोमर में 2 कार्बन था इसीलिए इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, और इसी से पॉलीमर बना है तो पॉलीमर के लिए पॉली, और जो मोनोमर का नाम है उसे तुम यहाँ पर ऐड कर दो पॉलीइथीन। तो अगर मोनोमर आपका इथीन है तो ऐसे बनने वाले पॉलीअल्कीन को हम पॉलीइथीन कहेंगे। अगर मोनोमर आपका प्रोपाइलीन है तो ऐसे बनने वाले एडिशन पॉलीमर को, ऐसे बनने वाले पॉलीअल्कीन को हम लोग पॉलीप्रोपाइलीन कहेंगे। और अगर मोनोमर आपका स्टाइलीन है तो इस तरीके से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग, पॉलीअल्कीन को हम लोग, एडिशन पॉलीमर को हम लोग पॉलीस्टाइलीन कहेंगे। तो ये दोनों मैंने कल डिस्कस कर दिया था। यूजर्स के साथ मैं चैप्टर के लास्ट में जब ट्रिक दूंगा तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइलीन को। फिलहाल मैं इस पॉलीथीन पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो मोनोमर क्या हुआ? इथीन हुआ। किसके प्रेजेंस में, किस इनिशिएटर के प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और यहाँ जो पॉलीमर बना वो क्या है आपका पॉलीमर? पॉलीइथीन। तो पॉलीइथीन फिर आगे 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक को दूसरे को हम लोग कहते हैं HDP, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सो दोनों के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों के डिफरेंस जो है इसके प्रिपरेशन में लाई करता है, इसके यूज में लाई करता है, इसके नेचर में लाई करता है, इसके डेंसिटी में लाई करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट में लाई करता है, इसके टफनेस में लाई करता है, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ में लाई करता है। तो इन दोनों के डिफरेंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द लो डेंसिटी पॉलीइथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। So student, now we are going to discuss what is the difference between the low density polythene and high density polythene। तो आइए डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लो डेंसिटी जो होता है वो नेचर वाइज ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो नेचर वाइज ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब क्लियरली नहीं देख सकते हैं। विजन के हिसाब से सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। जिसके बिल्कुल आर पार देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके बिल्कुल आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं वो ओपेक होता है। लेकिन देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो नेचर वाइज लो डेंसिटी पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट होता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारा पॉलीथीन है, आप किसी भी पॉलीथीन को देखिए, अगर दोनों साइड आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसके आर पार देख सकते हैं, तो आप कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन है। और दूसरे साइड में आर पार नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हम लोग का हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। और सेकेंड जो दोनों में डिफरेंस है वो इसके प्रिपरेशन मेथड में डिफरेंस है, दैट इज जो हम लोग वहां पर प्रेशर यूज करते हैं, जो टेम्परेचर यूज करते हैं और इनिशिएटर यूज करते हैं, तो उसमें डिफरेंस है। अगर प्रेशर आपका 1000 से लेकर, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या डिफरेंस है। तो अगर पॉलीथीन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसके बोथ साइड को आप देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है। लेकिन दूसरे साइड को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, मतलब वो ट्रांसल्यूसेंट नेचर का है, तो आप कहेंगे कि वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। अच्छा, दोनों पॉलीथीन को बनाने के लिए मोनोमर तो सेम है, दैट इज इथीन, और बनने वाला पॉलीमर भी सेम ही बनेगा, दैट इज पॉलीथीन। लेकिन जो प्रेशर, टेम्परेचर और यहाँ जो इनिशिएटर यूज करेंगे उसमें डिफरेंस आ जाता है। अगर इस पॉलीथीन को बनाने में आपने प्रेशर 1000 से लेकर 2000 atm का यूज किया, तो जो पॉलीथीन बनेगा वो होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। और अगर इस पॉलीमर को बनाने में आपने प्रेशर 6 to 7 atm लिया, तो जो मेरा पॉलीथीन बन के आएगा वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर पॉलीथीन को बनाने में आपने टेम्परेचर 350 से लेकर 570 केल्विन यूज किया, तो जो आपका पॉलीथीन बनेगा वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा। और अगर पॉलीथीन को बनाने में आपने टेम्परेचर 333 केल्विन से लेकर 343 केल्विन के रेंज का आपने टेम्परेचर यूज किया, तो जो आपका पॉलीथीन बनेगा वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा। अगर पॉलीथीन को बनाने में आपने इनिशिएटर पेरोक्साइड लिया, तो जो पॉलीथीन बनेगा वो होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। और अगर आपने पॉलीथीन को बनाने में इनिशिएटर के रूप में कैटलिस्ट, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट अगर आपने यूज किया है,
तो जो पॉलिथीन बनेगा वो है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं स्टूडेंट, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं, ये इथाइल है तो इसका 3 टाइम लेना है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो और भी डिफरेंसेस हैं, आइए इसके डिफरेंसेस को भी हम लोग और देखते चलते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट, ये जो लो डेंसिटी पॉलिथीन होता है, इसका जो लो डेंसिटी पॉलिथीन का जो स्ट्रक्चर होता है, इट कंटेन द ब्रांच स्ट्रक्चर। और याद करें, आपको मैंने पहले बताया था ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब इस ब्रांच स्ट्रक्चर होने के कारण से और लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण से दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन, लीनियर चेन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, और लो डेंसिटी पॉलिथीन जो होता है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच के कारण से ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा रहता है। और आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर आपने कहा कि वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब डेंसिटी कम होता है। तो ब्रांच होने के कारण से वॉल्यूम ज्यादा होता है, और उस वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण से इसका डेंसिटी कम हो जाता है, और इसीलिए लो डेंसिटी पॉलिथीन कहा जाता है। पॉइंट मैं रिपीट करता हूं, इस पॉलिथीन का स्ट्रक्चर ही ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इस कारण से इसका डेंसिटी कम हो जाता है और इसीलिए इसे लो डेंसिटी पॉलिथीन कहते हैं। लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण से इसका वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगा, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये था थर्ड डिफरेंस दोनों के बीच में। अच्छा, फोर्थ डिफरेंस क्या है, आइए देख लेते हैं। फोर्थ डिफरेंस नाम में इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो डेंसिटी होता है ये लो होता है, इसका डेंसिटी है ये, इसका डेंसिटी हाई होता है। अगला जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 5, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। पॉइंट नंबर 6, नेचर वाइज ये इनर्ट होते हैं और नेचर वाइज ये भी इनर्ट होते हैं। और भी क्या डिफरेंसेस हैं, नेचर वाइज तो ये इनर्ट होते हैं, लेकिन इसका टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है, लेकिन इसका टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है। अब स्टूडेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इसको मैं रफ पे अपने लैंग्वेज में समझाता हूं। टूटने फटने से पहले प्रेशर टॉलरेट करने की क्षमता, पोटेंशियल को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी सब्सटेंस के टूटने फटने से पहले उसके प्रेशर या फोर्स टॉलरेट सहने की क्षमता को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, मतलब प्रेशर और फोर्स टॉलरेट करने का कैपेसिटी इसका कम है, और यहां लिखा हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, मतलब प्रेशर और फोर्स टॉलरेट करने का जो इसका कैपेसिटी है वो ज्यादा है। और पॉइंट नंबर जो 7 है वो है इसका यूज, और यूज में क्या है कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल वायर, उसके अलावा इसे टॉयज बनाने में भी यूज किया जाता है, टॉयज बनाने में भी यूज करते हैं, या फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में भी यूज करते हैं, और जहां तक इसके यूज की बात है तो इसका यूज करते हैं हम लोग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बकेट, बाल्टी बनाने में, डस्टबिन बनाने में, बॉटल बनाने में इसका यूज होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो स्टूडेंट, मैं आज यही तक समराइज कर रहा हूं, बाकी जो एडिशन पॉलीमर है वो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।